चलिए, है ना। यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है बेसिकली कोऑर्डिनेशन लिखा है, बट हम लोग आज पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्ट भी आपका तो पी ब्लॉक जल्दी निपट जाएगा, तो आप फ्री हो जाओगे तो पढ़ लोगे ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में बेटा जब हम बात करते हैं तो इतना सभी को पता है कि पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन डायग्राम हम लोगों को पता है कि भाई इस तरह का कुछ ये जो ब्लॉक होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पी ब्लॉक, है ना। और पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो होता है NS2 NP126, है ना। बीच में मैंने अभी पी ब्लॉक की एनसीईआरटी क्लासेस भी ली थी, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा भी दिया था मैंने। तो यहाँ पर हम लोग उसी को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। NP126 पी ब्लॉक में अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो कौन कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 ग्रुप को क्या नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा जाता है? यस। अच्छा, नोबल गैसेस में क्या जेनॉन रिएक्टिव एलिमेंट है या अनरिएक्टिव है? रिएक्टिव है ना। जेनॉन के कंपाउंड मिलते हैं और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा कि जेनॉन का सबसे पहला कंपाउंड जो डिस्कवर करने का काम किया था वो किसने किया था? नील बाटले ने। और वो कंपाउंड था XePtF6। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना था ये फर्स्ट एवर इनर्ट गैस का कंपाउंड बना था। और ये कौन से कलर का कंपाउंड होता है? रेड कलर का कंपाउंड होता है। लेकिन नील बाटले को इस कंपाउंड के बनने के पहले तक ऐसा माना जाता था कि इनर्ट गैसेस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर हमने बोला कि इनर्ट गैसेस बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो नील बाटले को कैसे समझ में आया कि भैया ये कंपाउंड बनाना है? तो नील बाटले ने एक कंपाउंड देखा था उस समय, वो कंपाउंड था O2PtF6। और उस O2PtF6 में उसने ये पाया कि भैया जेनॉन में से इलेक्ट्रॉन निकाल के जेनॉन का आयन बनाना है, आई देना है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो आयन बनाना है, तो जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना और O2 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का खर्चा है वो लगभग सेम है। और अगर दोनों की IE लगभग सेम है, तो अगर ये इनके साथ कंपाउंड बना ले रहा है तो इसको भी इसके साथ कंपाउंड बना लेना चाहिए। या ऐसा बोलूं कि इसने इसके साथ अगर कंपाउंड बनाया है तो इसको भी इसके साथ कंपाउंड बना लेना चाहिए। और उसने ये डिस्कवरी करी और उसको लास्ट में कंपाउंड मिल गया। इसका मतलब इस जेनॉन का फर्स्ट एवर कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड वाज XePtF6 एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय नील बाटले। और उसके बनने के पीछे का लॉजिक क्या है कि IE ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड IE ऑफ जेनॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, इसके अलावा जेनॉन के अलावा क्या क्रिप्टॉन और रेडॉन इनके भी कंपाउंड मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो मिलते हैं। जैसे जेनॉन का एक कंपाउंड हम पढ़ते हैं XeF2, वैसे ही क्रिप्टॉन का कंपाउंड KrF2 और रेडॉन का कंपाउंड RnF2 भी डिस्कवर हो चुके हैं। और इसके कंपाउंड को डिस्कवर करने का जो तरीका है वो है रेडियो ट्रेसर टेक्निक। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, तो ये हमको जानकारी में रखना, ये फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। रेडॉन रेडियो एक्टिव है, इसलिए रेडियो ट्रेसर टेक्निक द्वारा उसको फाइंड आउट कर दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप वाइज बात करते हैं। तो पी ब्लॉक में हमारे सिलेबस में जो आता है सबसे पहले वो आता है एनॉमलस बिहेवियर, मेन तो यही है। और इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप्स की या एलिमेंट्स की, जिसमें हम बेसिकली उनके IE, EA, EN, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के ऑर्डर देखते हैं। तो जिनमें से IE, EA, EN तो हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ ही लिया। तो अब हम आज तीन मेन प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी ही ओपन कर देता हूं ताकि हमें देखने में आसानी रहे, तो हमें क्लियरली एनसीईआरटी के हिसाब से कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, एनॉमलस बिहेवियर पे बात करता हूं। बेटा एनॉमलस बिहेवियर कौन दिखाते हैं? तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। और इनकी प्रॉपर्टी अपने, वैसे तो ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से कुछ अलग होती है। इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ अलग होगी। और इस बिहेवियर को, जो ये अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं अपने ग्रुप से, इस बिहेवियर को क्या बोला जाता है? एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, तो एनॉमलस बिहेवियर दिखाने के पीछे के जो मेन रीजन होते हैं उस पर अगर हम चर्चा करें तो कॉमन रीजन है कि भाई लिथियम क्यों एनॉमलस बिहेवियर दिखा रहा है, या बेरिलियम क्यों दिखा रहा है, या बोरॉन क्यों दिखा रहा है। क्या ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है? यस।
अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ता है, मतलब इनका साइज बड़ा है या छोटा है, छोटा। साइज छोटा है तो IE ज्यादा, EA ज्यादा, EN ज्यादा। तो पहली बात, इनके एनॉमलस बिहेवियर के पीछे कुछ कॉमन रीजन होते हैं। एक तो स्मॉल साइज, दूसरा हाई IE, हाई IE बोल दूं, है ना, हाई EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसके अलावा हाई चार्ज बाय साइज रेशो, मतलब हाई फाई होते हैं ये। इसके अलावा इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। तो अनअवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें वेकेंट वेकेंट का मतलब ही नहीं है। वेकेंट तो तब देखोगे जब होगा, तो इनके पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। तो इन सबके एनॉमलस बिहेवियर दिखाने के पीछे का जो रीजन है वो ये कॉमन रीजन है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ रीजन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। किसी में ये लिख देगा, किसी में ये लिख देगा, किसी में 2-3 लिख देगा, कारण यही होते हैं। आइए एनसीईआरटी से देखते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बोला यहाँ पर कि मेनली हमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज के बारे में पढ़ना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं क्या कंडीशंस है। चले एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं, वहां से हमको ये क्लैरिटी से पूरा दिख जाएगा कि भाई क्या क्या ट्रेंड्स देता है एनसीईआरटी। सिस्टम टाइम इज नॉट करेक्ट, क्या करना है तेरे को सिस्टम के टाइम से। चले, है ना। यहाँ पर क्लास 11th की एनसीईआरटी आपके सामने आ रही है। याद करिए पी ब्लॉक के पार्ट में एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, एक फिनोमिना हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे पहले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले पैराग्राफ में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज इसने बोली है कि जो पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, NH2 NP6। सारे एलिमेंट इसको फॉलो करते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के लिए हम जानते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड आ जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्या कंडीशन होती थी, तो याद करिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग जनरली बात करते थे पी ब्लॉक की, और हम बोलते थे ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है, ग्रुप 15 है। वैसे तो 16 में भी होता है, बट हमें मेनली 13, 14, 15 पढ़ना होता है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते थे। बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1, इसका NH2NP2 और इसका NH2NP3। और हम बोलते थे कि ग्रुप 13 है तो इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना आएगा, +3। इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5। जो गॉस है वही हॉस है, मतलब इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा वो भी +3, +4, +5 आएगा। और इसके अलावा एक स्टेट आती थी लॉस, जो कि हॉस से 2 यूनिट कम होती थी, और वो होता है +1, +2 और +3। तो पहला क्वेश्चन तो जो आपसे बनेगा
वो ये बनेगा बेटा ग्रुप 13 के लिए हॉस क्या है और लॉस क्या है, तो 13 का हॉस 3 और उससे 2 यूनिट कम कर दो, 14 का हॉस 4 और उससे 2 यूनिट कम कर दो तो लॉस आ जाएगा, 15 का हॉस 5 और उससे 2 यूनिट कम कर दो तो उसका लॉस आ जाएगा। और इसमें हम लोग एक बात करते थे, है ना, वो पॉइंट ये था कि ग्रुप में ऊपर जाने पर हॉस स्टेबल और नीचे जाने पर लॉस स्टेबल। मतलब अगर इस ग्रुप की बात करें तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये सब +3 स्टेट दिखाना प्रेफर करेंगे और ये +1 स्टेट दिखाना प्रेफर करेगा। क्या ये +3 दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? दिखा सकता है, लेकिन ये 3 के बजाय क्या दिखाना चाहेगा? +1। और 3 से 1 में जाएगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन, काम करेगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। काशी गए संत प्रभु, तो ये सारे क्या दिखाना प्रेफर करेंगे? हॉस। और ये क्या दिखाना प्रेफर करेगा? लॉस। क्या ये हॉस दिखा सकता है? दिखा तो सकता है, लेकिन प्रेफर क्या करता है? लॉस दिखाना। ऊपर वाला जो एलिमेंट है वो हॉस में स्टेबल, तो ये सब +5 दिखाना प्रेफर करेंगे और बिस्मत जो है वो +3 दिखाना प्रेफर करेगा। दिस वाज इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि भाई ऊपर वाले हायर स्टेट दिखाना चाहेंगे और लास्ट वाला जो एलिमेंट है, 6th पीरियड का जो एलिमेंट है, थैला, प्रभु, बायो जो है वो हॉस नहीं दिखाते, वो क्या दिखाते हैं? लॉस। और इसके पीछे का कारण क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जो आउटर मोस्ट NS के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। तो आइए इसी पॉइंट को यहां देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, द अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बोलू या हॉस बोलू एक ही बात है, उससे 2 यूनिट कम, 2 यूनिट कम, 2 यूनिट कम वाली स्टेट दिखाता है, तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो ये अपने को क्लियर होना चाहिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप स्टेट। ये हो गई इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़े। स्टेट्स आपको दे रखी है ना, हर मेंबर्स का, ग्रुप का स्टेट 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8 और इससे 2 यूनिट कम, तो 3 से 2 यूनिट कम 1, 4 से 2 यूनिट कम +2, ये अदर स्टेट भी है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट में +5 से +3, +6 से +4, +7 से +5, +8 से +6, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो बोरॉन के एनॉमलस बिहेवियर के ऊपर हमको बात करनी है मेनली, तो आइए उसको देखते हैं। हाँ, ये टेबल देखते हैं। इस बोरॉन के ग्रुप का टेबल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमें पी ब्लॉक में जो पढ़ना है वो एनॉमलस बिहेवियर और टेबल्स के बारे में ही पढ़ना है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर सबको समझ में आता है, डाउन द ग्रुप जाने पर बैंगन, आलू, गाजर इन थैला जैसे जैसे जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। और हम लोग एक मैजिक नंबर का कहानी भी समझते थे, 8, 18, 18, 32, 32, है ना। इसके अलावा मास वगैरह से हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है। इस ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है, तो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। रेडियस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब परसों पढ़ाया था तभी भी मैंने बोला था ग्रुप 13 पे अभी जेई मेंस में बार बार लगभग 7-8 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। और बैंगन, आलू, गाजर इन थैला में याद करिए, आलू गाजर में बड़ा कौन होता है? आलू। और इसका कारण होता था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और इंडियम थैलियम का साइज लगभग बराबर और इसका कारण होता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। आयनिक रेडियस की बात करें, देखो एटॉमिक रेडियस में तो एक्सेप्शन आ गया, लेकिन आयनिक रेडियस में देयर इज नो एक्सेप्शन। जैसे कि 4f लैंथेनाइट्स में EU सबसे बड़ा हो जाता था, तो उसके एटॉमिक रेडियस में तो एक्सेप्शन था, लेकिन आयनिक में कोई एक्सेप्शन नहीं था। वैसे यहां पर भी एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन है, आयनिक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर मूव करते हैं। अगला जो केस आ रहा है वो आ रहा है आयनाइजेशन। वैसे तो इन्होंने I1, I2, I3 तीन वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें मेनली जो पूछा जाएगा वो I1 पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी तो फिर डेटाबेस वाली कहानी है। और याद करिए बॉटल में गया अलादीन, आपको एक ट्रिक बता दी जाती है, तो उस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाईएस्ट आई किसकी हो जाएगी? बोरॉन। फिर बॉटल में गया अलादीन, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा आई का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, ईएन की वैल्यू भी मैं आपको बोलता हूं इस ग्रुप के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रुप इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां टीसी और एलसी दोनों लगते हैं।
और इसकी वैल्यू लिखाई थी आपको 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ये वैल्यूज है इसकी। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम की बात करें तो डेंसिटी मास पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? मास। तो मतलब आपको ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है? मास को। मैक्सिमम क्वेश्चन मास से सॉल्व हो जाएंगे। मुझे बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो आप देखो, यही नहीं, सारे ग्रुप में, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18, हर जगह डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। क्लियर रखिएगा। डेंसिटी यहां पर देखिए नीचे जाने पर बढ़ रही है। ये 13 की बात हुई, 14 में भी ऐसे ही होगा, 15 में भी ऐसे ही होगा, 16, 17, 18 सभी में डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। तो डेंसिटी का ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट थोड़े खतरनाक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की कहानी क्या है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि किस तरह से हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अप्रोच करना है। तो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें ग्रुप्स को देखना होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं बेटा, तो सबसे पहली बात, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14, वैसे तो इसमें एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 भी आ जाते हैं, लेकिन हमें क्योंकि पी ब्लॉक को पढ़ना है तो इस पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। तो एस और पी ब्लॉक को अगर हम मिला देते हैं तो टोटल कितने ग्रुप हो जाते हैं? 8। 2 एस ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के, टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 8। 8 को 2 बराबर इसमें बांट दो तो 4 4, 4 4 मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ये 4। और बाद के 4 ग्रुप कौन से हो गए? ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है वो लगभग एक जैसा चलता है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है वो लगभग एक जैसा चलता है। अब इसमें से मैं एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हटा दे रहा हूं, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13, 14 आ गया। तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो लगभग एक जैसा चलेगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो लगभग एक जैसा चलेगा। यहाँ पर मेटल्स की भरमार होती है, शुरू में पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं, फिर बीच में मेटलॉइड आते हैं और उधर नॉन मेटल आते हैं। तो ये ग्रुप 15 जो है ना, ये दोनों के बीच का ट्रांजिशन है, इसमें मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा। उधर नॉन मेटल ज्यादा, इधर मेटल ज्यादा। मेटल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा मेटालिक बॉन्डिंग पे। किस पे निर्भर करेगा? मेटालिक बॉन्डिंग पे। और मेटालिक बॉन्डिंग में निर्भर करेगा तो उसके लिए एक सीधा से एक लाइन बताता हूं, जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होगा कि जो एटम का साइज है वो मैटर करेगा। जैसे मान लो आपने बोरॉन लिया, एल्यूमिनियम लिया, गैलियम लिया, इंडियम लिया, थैलियम लिया, तो जब आप मेल्ट करने जा रहे हो तो मेल्ट करने का मतलब क्या? इसका सॉलिड फॉर्म होगा। तो सॉलिड फॉर्म में बोरॉन का बोरॉन से बॉन्ड बना होगा, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम से बॉन्ड बना होगा, गैलियम का गैलियम से बॉन्ड बना होगा, क्योंकि प्योर मेटल आप ले जा रहे हैं या प्योर एलिमेंट आप ले जा रहे हैं सॉलिड फॉर्म में बेटा। क्योंकि यहाँ ज्यादातर एलिमेंट आपको मेटल्स मिल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मेटालिक बॉन्डिंग से ट्रीट करेंगे। और याद करिए, मेटालिक बॉन्डिंग वीबीटी की तरह, इसका शेल नंबर छोटा है, शेल नंबर छोटा है तो एटम पास होंगे, पास होंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग मिलेगी, और इनके अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक मिलेगी। और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग मिलेगी तो बताओ लैटिस अंदर से खोखला होगा या मजबूत होगा? मजबूत होगा, क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है। और अगर लैटिस मजबूत है, स्ट्रांग है, तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि अगर कोई लैटिस मजबूत है तो उसको पिघलाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि यहां पर जो थैलियम, थैलियम का बॉन्ड बनेगा वो कंपेरेटिवली वीक बनेगा, और वीक बनेगा तो अंदर से स्ट्रांग होगा या खोखला होगा? खोखला होगा। और खोखला होगा तो मेल्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, इनका एक जनरल ट्रेंड है कि जो छोटा होगा वो हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। इससे हम सॉल्व करते हैं।
अब आप देखें, अगर हम ग्रुप 13-14 को देखें इसके अंदर, तो आइए स्टार्ट करते हैं 13-14 से, उसके ऑर्डर को समझते हैं, है ना। 13-14 के ऑर्डर को समझने के लिए मैंने आपको बोला, जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जो बड़ा होगा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ग्रुप 13 पे अगर मैं आऊं, तो ग्रुप 13 के लिए पहले मेल्टिंग पॉइंट और फिर बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं। डेंसिटी मैंने आपको बोल दिया, हर जगह डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सोचिएगा, तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो कायदा क्या बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बोरोन का और सबसे कम थैलियम का। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? बोरोन का और सबसे कम थैलियम का। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लगातार सही चल रहा है ना, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और नीचे जा रहे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़े से एक्सेप्शंस भी आते हैं। यहां पर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं, और वो ट्रिक है बाल्टी इन गार्डन। क्या बोला मैंने? बाल्टी इन गार्डन। बाल्टी इन गार्डन कहने का मतलब, ये जो गैलियम है और ये जो थैलियम है, इन दोनों की जगह आपस में क्या हो गई? चेंज हो गई। मतलब बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होना चाहिए था, बिल्कुल है। लेकिन इसके बाद कौन आना चाहिए था? गैलियम। लेकिन गैलियम एक्सेप्शनली सबसे आखिरी में चला गया। तो गैलियम और थैलियम की पोजीशन आपस में क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। तो बाकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट का एग्जैक्ट ऑर्डर बनाना है तो ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्शन है तो अब याद तो रखना है, तो याद रखने के लिए ट्रिक होनी चाहिए। तो वो ट्रिक क्या है? बाल्टीन गार्डन। दो ट्रिक है इसकी, एक बोतल में गया अलादीन, वो आईई है, और बाल्टीन गार्डन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है बेटा। आइए यहां पर बात करते हैं। ये देखिए, बॉइलिंग पॉइंट पे बात करते हैं सबसे पहले। तो बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखें, तो डाउन द ग्रुप जाने पर मैंने बोला जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। पहले बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो बॉइलिंग पॉइंट तो लगातार घट रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं बॉइलिंग पॉइंट में। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट को देखो, तो बाल्टी इन गार्डन के ट्रेंड को याद रखना, बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर टी, बाल्टी इन गार्डन। ऑर्डर देख लीजिए आप, है ना। तो ये इसका ऑर्डर आ जाता है। क्या बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट आप देखो बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको बाकियों के मुकाबले? बाकी सब 900 300 है और ये 2000 है, 2500 है। तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई होता है। और उसके हाई होने के पीछे कारण क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो आइकोसाहेड्रल होता है। आइकोसाहेड्रल मतलब B12 की यूनिट मिलती है, और उसकी वजह से इसका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है बेटा, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी। बाल्टीन गार्डन, बॉइलिंग पॉइंट लगातार घट रहा है और डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ा होता है। क्या Al2Cl6 के अंदर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपको मिलता है बेटा? यस। तो ये ब्रिज बॉन्ड बनता है और ये ब्रिज बॉन्ड बनता है। ये इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। बोरॉन के लिए अगर हम बात करें तो बोरॉन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो दिखा सकता है क्योंकि सेकंड पीरियड का है, पर बोरॉन 6 वाला नहीं बना सकता। तो 6 वाले के लिए लिख रहा है एक्सेप्ट इन बोरॉन। बाकी सब 6 वाले बना लेंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। एल्यूमिनियम का तो Al2O6 बनता ही है, लेकिन बोरॉन का H2O6 कभी भी नहीं बनेगा। फिर याद करिए, BF3 जो बन रहा है, क्या बोरॉन के बाद डब्बा खाली होगा? यस। और अमोनिया क्या देगा? लोन पेयर। तो ये लुइस एसिड लुइस बेस रिएक्शन बना के एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या Al2Cl6 का फॉर्मेशन बन जाता है? यस। और इसमें कौन सा बॉन्ड मिलता है बेटा? ब्रिज बॉन्ड मिलता है। ठीक है, आगे आपने अगर सॉल्ट में देखा हो तो सॉल्ट में एक बात आती है, याद करिए, बोरेक्स बीट टेस्ट। तो कोबाल्ट का जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है उसमें कोबाल्ट का मेटाबोरेट बनता है, और कोबाल्ट का मेटाबोरेट कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ये बात भी यहां लिखता है। चले, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखना है वो कार्बन फैमिली के बारे में देखना है। तो आइए कार्बन फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये टेबल देखिए, कार्बन फैमिली में भी अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले वही प्रॉपर्टीज पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा,
कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑलरेडी पता है, रेडियस डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार बढ़ता है, ठीक है ना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। रेडियस आप देख लें अगेन बढ़ता हुआ आपको मिल रहा है, रेडियस यहां पर भी देखिए आयनिक रेडियस भी बढ़ता हुआ मिल रहा है। आईई के बारे में याद करो, तो आईई के अंदर हमने बोला था कि इसके आई में वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर आई घटेगा, लेकिन क्या एसएन और पीबी के आई का ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाता था ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो इनके आईई का ऑर्डर है ना, वही इनके मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ग्रुप 13 के मेल्टिंग पॉइंट को हमने कैसे याद करा, बाल्टीन गार्डन, क्या उसमें एक्सेप्शन आया कि नहीं आया? आया। वैसे यहां पर भी मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आएगा। वैसे मैंने क्या बोला, जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, बहुत हार्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, लेकिन इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपस में घूम गया। तो अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करना है तो इसमें बस संत और प्रभु की जगह आपस में बदल देनी। जैसे वहां बाल्टीन गार्डन में गार्डन और थैलियम बदल गया, वैसे यहां पर संत और प्रभु बदल गए। या तो आप आई का ऑर्डर को ही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मान लो तो काम ही खत्म। बाकी देखें बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, लगातार घटेगा। इसका तो बॉइलिंग पॉइंट दिया ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। और डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जो छोटा है हार्ड है, हार्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और बड़ा है तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो बॉइलिंग पॉइंट कम। इसके अलावा अगर डेंसिटी को अगर आप देखें तो डेंसिटी में मैंने आपको बोला डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग डोमिनेटिंग नेचर किसको देते हैं, मास को। नीचे जाने पर मास बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो डेंसिटी बढ़ेगी तो अभी इसको भूल जाइए, बाकी सबको देखिए। तो क्या यहां से यहां जाने पर डेंसिटी लगातार बढ़ रही है? यस। इसको जरा देखें तो इसमें दो कहानी है, यहां लिखता है एनसीईआरटी अलग से है ना। कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट। अगर आप यहां पर कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म लोगे तो 2.22 वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ 2.22 रख दो तो फिर इसके मुकाबले तो ये ज्यादा ही है, तो फिर तो लगातार घटता हुआ ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ डायमंड ले लिया तो फिर इन दोनों की डेंसिटी का ऑर्डर इंटरचेंज होगा। मतलब क्या है कहने का, तो आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम डेंसिटी की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, है ना, ग्रुप 14 पे आता हूं पहले मैं। ग्रुप 14 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का बेटा जब आप ऑर्डर बना रहे हो तो काशी गए प्रभु संत और प्रभु की जो ऑर्डर है वो हमने इंटरचेंज कर दिया। यही आई का भी ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कार्बन तो आपको दिया नहीं है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी नॉर्मल ट्रेंड है विदाउट एनी एक्सेप्शन, जैसा ग्रुप 13 में भी था। अब इसके जब डेंसिटी पे आते हो तो डेंसिटी किससे सॉल्व होता है, मास से। ये तो छोटे बड़े हार्ड सॉफ्ट से सॉल्व किया, इसको किससे सॉल्व करोगे, मास की मदद से। क्या डाउन द ग्रुप मास बढ़ता है? यस। तो मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो काशी गए संत प्रभु का ये ऑर्डर आएगा डेंसिटी का। लेकिन अब डेंसिटी में दो बातें हैं। अगर कार्बन को आपने ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया तब तो ये ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कार्बन का आपने अगर डायमंड फॉर्म ले लिया तो फिर ये घूम जाएगा, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। क्योंकि डायमंड जो है उसकी डेंसिटी हल्की सी ज्यादा हो जाती है ग्रेफाइट के मुकाबले, और इसीलिए आपको कार्बन का कौन सा फॉर्म दिया है उस पर इसके डेंसिटी का ऑर्डर डिपेंड करेगा। अगर कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म दिया है तब तो लगातार बढ़ रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कार्बन का डायमंड फॉर्म दे दिया तो सिलिकॉन और कार्बन के बीच का जो ऑर्डर है वो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये इसके लिए बेसिकली जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का ऑर्डर है वो आ गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि भाई ग्रुप 13 14 में छोटा बड़ा हार्ड सॉफ्ट से सॉल्व कर लिया आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। 15 16 17 18 में डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार बढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को भी किससे सॉल्व करोगे, मास से। मतलब इसमें ये ऐसे ग्रुप्स हैं कि इसमें डाउन द ग्रुप जाओ तो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डेंसिटी हो, सबके सब डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ जगह पर एक्सेप्शन आएंगे, बट एक जनरल ट्रेंड ये है कि यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा होगा। आइए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कैटिनेशन को लेकर, है ना। ये ऑर्डर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। कल हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी की बात करी थी और हमने बोला था शेल नंबर छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा।
कार्बन कार्बन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, सिलिकॉन उससे वीक होगा, जर्मेनियम उससे वीक होगा और एसएन उससे भी वीक होगा। तो देखो कार्बन का कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा, उससे कम सिलिकॉन, और जर्मेनियम और एसएन का कैटिनेशन पावर लगभग सेम है क्योंकि एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और पीबी जो है लेड डज नॉट शो कैटिनेशन, ये बात लिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के ऑर्डर्स को देखने के बाद आते हैं हम लोग ग्रुप 15 की तरफ, है ना। 15 16 की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए भी एक बार एनसीईआरटी अपन चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर है ना, अब आते हैं ग्रुप 15 16 17 18 पर, ठीक है। तो 15 16 17 18 पर याद करिए, है ना, आपको एनसीईआरटी क्लासेस में बता दिया था कि इसमें सॉल्ट, ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को चिले सॉल्ट पीटर बोलते हैं, और KNO3 जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्ट पीटर। एपेटाइट फैमिली के ऊपर बात करी थी, फ्लोर एपेटाइट का नाम आ जाता है, ठीक है। ये ऑर्डर देखिए, यहां पर अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह की बात करें तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, आई का ऑर्डर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, डाउन द ग्रुप जाने पर आई लगातार कम होती जाएगी, ठीक है। ईएन के लिए अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप जाने पर जनरली ईएन डिक्रीज होता है, तो आपको यहां पर भी ईएन डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस आप देखें डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी को देखिए सबसे पहले, क्या डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ रहा है? यस, डेंसिटी का ट्रेंड लगभग सेम है, 13 14 15 16 17 18, डाउन द ग्रुप जाओ डेंसिटी बढ़ाओ, खत्म। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की कहानी अब बदल चुकी है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 में डेंसिटी, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने देखा जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और नीचे वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। यहां पर कहानी घूम जाती है। कहानी कैसे घूम जाती है, तो ये तो ट्रांजिशन वाला ग्रुप है, तो यहां पर अभी पहले हम मेल्टिंग पॉइंट को छोड़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, मेल्टिंग पे बात करते हैं। अब देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो वहां पर ऊपर वाले का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता था, नीचे वाले का कम होता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, तीनों चीजें डेंसिटी की तरह चलेगी, मास से चलेगी, क्योंकि यहाँ नॉन मेटल है, वीक फोर्सेस चलेंगे। अब देखो क्या नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है? यस। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, जैसे संत प्रभु में घूम जाता था वैसे यहाँ भी घूम गया। और पोलोनी बिस्मत की अगर मैं बात करूं तो बिस्मत हम लोग जनरली अगर काउंट ना करें तो आप देखो लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मेल्टिंग पॉइंट के लिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है, वो क्या लिखता है कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, मतलब नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। मतलब ये ग्रुप बहुत खतरनाक है। इसमें जब आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाने चलोगे ना तो आधे में तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर बाद वाले आधे में घट जाएगा। यहां पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, ये इसका ऑर्डर है। आगे देखें, इसमें ग्रुप 13 के अलावा, सॉरी ग्रुप 15 के अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। क्या सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं? यस, उसी बिहेवियर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनॉमलस बिहेवियर, है ना। तो इस एनॉमलस बिहेवियर पे हल्की सी चर्चा यहां पर हो रही है। क्या एनॉमलस बिहेवियर के लिए जो कारण आपको बताए गए थे वो स्मॉल साइज और हाई ईएन और हाई आईई और अनअवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं? यस। इसके अलावा आपने ये बार बार पढ़ा होता है कि नाइट्रोजन वाले जो सेकेंड पीरियड वाले होते हैं वो पीपाई पीपाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन खुद के साथ पीपाई पीपाई बॉन्ड बना सकता है और कार्बन और ऑक्सीजन या दूसरे
सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो ग्रुप के नीचे वाले एलिमेंट है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पी के मुकाबले डीपी वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब बातें कर रहा है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा दो पाए, लेकिन फास्फोरस का याद करिए केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं कि N2 तो बनता है लेकिन P2 नहीं बनता है। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल बिटवीन द टू एटम, ठीक है। इसके अलावा कल भी आपको बताया था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, लोन पे रिपल्शन, और फास्फोरस फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये एनॉमलस बिहेवियर के अंदर ये कहानी दे रखी है आपको, है ना। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ के मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीकर है, फास्फोरस फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। एज अ रिजल्ट द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक है तो आपस में सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ जाता तो कैटिनेशन कर लेता, तो नाइट्रोजन इसीलिए N2 मिलता है और फास्फोरस P4 मिलता है। P4 मतलब 4 यूनिट जुड़ रही है, तो फास्फोरस का कैटिनेशन पावर ज्यादा है। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा कैटिनेशन किसका है? सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन O2 या O3 बनाता है लेकिन सल्फर एसिड बनाता है, तो यही वाली बात ऑक्सीजन सल्फर में भी लग जाएगी। हाँ, ये ग्रुप का ऑर्डर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स का ऑर्डर, हाइड्राइड्स का ऑर्डर ग्रुप 15, 16, 17 तीनों में काम का है। पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूं अलग से, फिर आते हैं अपन इस पे। अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैगोस रूल हमने पढ़ा था, तो वो भी इसी के बारे में होता था। बेटा ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स को अगर आप देखते हो तो कौन आता है? NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3, ठीक है। इनके लिए हमने अलग अलग चीजें पढ़ी होती है। पहली बात, छोटा छोटे के साथ स्टेबल होता है, तो इसमें कॉमन आयन कौन है? हाइड्रोजन। सबसे छोटा कौन? हाइड्रोजन। छोटा छोटे के साथ स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। ऐसा सिर्फ ग्रुप 15 में, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा ग्रुप 15 में भी होगा, 16 में भी होगा कि भैया इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो H2O, H2S, H2Se, H2Te और H2PO, PO वाला रेडियो एक्टिव है तो कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा, अगर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा तो इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो चाहे मैं थर्मल स्टेबिलिटी बोलूं तो यही ऑर्डर है, और चाहे मैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं तो भी यही ऑर्डर है, चाहे ग्रुप 15 हो, ग्रुप 16 हो या ग्रुप 17 हो। आप देखें HF, HCl, HBr और HI। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो जल्दी नहीं टूटेगा, और नीचे वाला बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूट जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, आराम से टूट जाएगा नीचे वाला बॉन्ड। और नीचे वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो क्या जल्दी H+ देगा? एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, तो नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि नीचे वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब Ka की वैल्यू बढ़ेगी, और Ka की वैल्यू बढ़ेगी मतलब pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। ये ऑर्डर है। तो पहले तीन प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी और एसिडिक कैरेक्टर। ग्रुप 15 में भी ऐसे ही होगा, 16 में भी ऐसे ही होगा और 17 में भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बॉन्ड एंगल की बात भी कर लेते हैं। याद करिए कल बॉन्ड एंगल में पढ़ा था कि सेंट्रल एटम का En ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, और सेंट्रल एटम का En कम तो बॉन्ड एंगल कम, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। अभी इसमें हमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे भी बात करनी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को छोड़कर बाकी प्रॉपर्टीज पे पहले हम बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखिए इसे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, बाकी सब पे बात कर रहे हैं। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3।
क्या डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर साइज बढ़ रहा है? यस। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो यहां पर ये बात कर रहा है कि भैया बॉन्ड लेंथ जो है वो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती जा रही है। देख लीजिए, है ना। तो डिस्टेंस पे बात कर रहा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो बॉन्ड लेंथ है EH डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो बेटा बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। ये तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है, खैर इसको तो छोड़ो। ये रहा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड एनर्जी बोलू, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलू, बात एक ही है। तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा तो एनर्जी क्या मांगेगा? ज्यादा। और ये बॉन्ड तोड़ना आसान होगा तो एनर्जी क्या मांगेगा? कम। इसके अलावा बॉन्ड एंगल पे बात करो, सेंट्रल एटम का EN ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम का EN कम तो बॉन्ड एंगल कम, और इनका सबका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री है। ड्रैगोज रूल लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। याद करो हम लोग पढ़ते थे कि क्या NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बेटा? यस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग एक बीकर भर के लिक्विड को बॉईल करते थे, और बॉइलिंग जब करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एक कैसी प्रॉपर्टी है? तो इट इज एन बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी होती है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इनमें वीक फोर्स वंडरवॉल लगता है। जिसका मास कम उसका वंडरवॉल फोर्स कम, जिसका मास ज्यादा उसका वंडरवॉल फोर्स ज्यादा। वंडरवॉल फोर्स कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाती थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन क्या अमोनिया अपने ग्रुप में हाईएस्ट पे आता था? नहीं, शाबाश के बीच में आता था। तो आप देखो यहां पर ऑर्डर कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहां कहीं आते हुए दिखेगी, शाबाश के बीच में देखने को मिलेगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कोड। जबकि मेल्टिंग पॉइंट में ये सबसे आगे चला जाता है। तो इसके ऑर्डर पे अभी हम लोग बात करेंगे। यहां पर मैं बता भी देता हूं आपको। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने जो देखा, ये तो बात करी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, आइए उसको बात करते हैं। ये जो हमने लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन, ये तीनों ग्रुप में ऐसे ही चलेगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और इन्हीं के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और इन्हीं के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और इन्हीं के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हाइड्राइड्स की बात करूं तो यहां बन जाता है बेटा PH3, ASH3, SbH3 और BiH3, और यहां पर शाबाश के बीच में कौन आ जाता था? अमोनिया। यहां पर बीचों बीच कौन आ जाएगा? NH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था। इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या बनता था? तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी लगातार H2S से ज्यादा H2SE से ज्यादा H2TE, और सबसे ज्यादा पे कौन आ जाता था? वाटर। सबसे ज्यादा पे कौन आ जाता था? वाटर। ये अपने ग्रुप में मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता था, लेकिन वाटर अपने ग्रुप पे मैक्सिमम पे पहुंच जाता था। सेम HF वाले ग्रुप में भी होता है। HCl से ज्यादा HBr, ये तो मास से सॉल्व हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF जो है वो कहां चला जाता है अपने ग्रुप पे? मैक्सिमम। तो HF H2O NH3 वैसे तो अपने ग्रुप पे मिनिमम होने थे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आगे चले जाते हैं। ये दोनों तो मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सबसे आगे ना जाके शाबाश के बीच में रह जाता है। इसके अलावा अब यहां पर क्योंकि हम चार चार एलिमेंट ले रहे हैं तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो ये बात तो बॉइलिंग पॉइंट की है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। अब इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आए ना तो कहानी को समझना। ग्रुप 16 के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हूबहू सेम है, मतलब खटाक से यही ऑर्डर बनेगा मेल्टिंग पॉइंट का। इनके बॉइलिंग पॉइंट अब 15 और 17 दोनों कैसे वाले? ऑड वाले ग्रुप है, 15 और 17 नंबर। इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में एक चेंज आता है। जैसे ये सेम है, इसमें इनमें आपस में सेम नहीं, थोड़ा सा चेंज है। और क्या चेंज है? लास्ट के जो दो है ना उनको आपस में बदल देना है।
मतलब PH3 ASH3, लास्ट के दो को बदल दो, SbH3 और NH3। मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया बहुत आगे चला जाता है और यहां पर HCl, HBr, HF और HI ये ऑर्डर है। तो इनके अगर हाइड्राइड्स का ऑर्डर है, ये हाइड्राइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स का नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर हाइड्राइड्स में जब आपको देगा तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो जो हमने पढ़ा होता है वैसे ही है कि शाबाश के बीच में अमोनिया आ जाता है और HF मैक्सिमम पे आ जाते हैं। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा तो H2O वाले ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हुबहू सेम है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा 15 और 17 में, तो लास्ट के जो दो है ना उनको आपको क्या कर देना है, मेल्टिंग पॉइंट में घुमा देना है। तो ये ऑर्डर। आइए इसी को वैल्यू के हिसाब से देख लेते हैं। तो वैल्यू में दिख जाएगी ये बात अपने को, देख लो यहां पर। बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात कर रहे हो तो अमोनिया कहां आ जाता है, शाबाश के बीच में। लेकिन जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो ना तो Sb और अमोनिया, अमोनिया वैसे तो कहां आना चाहिए, शाबाश के बीच में, लेकिन ये और ये इसका ऑर्डर घूम जाएगा और ये कहां चला जाएगा, उसके आगे। इसी तरीके से अगर हम ग्रुप 16 और 17 की बात करें, बाकी तो कंपाउंड्स वगैरह दे रखे हैं आपको। ये देखिए प्रॉपर्टी दे रखी है ओल्ड स्टाइल से टीपो की, बेटा एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हमको पता है, रेडियस बढ़ेगा ये भी हम जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमको पता है कि ऑक्सीजन का ई अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम हो जाता है, नेगेटिव में ये सब हम पढ़ चुके हैं। आई लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे रखी है। बात है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी पे, ये एलिमेंट्स के हैं, हाइड्राइड्स के नहीं है ना। एलिमेंट में याद करो मैंने अभी आपको क्या बोलता है, डेंसिटी किससे सॉल्व होता है, मास से। डाउन द ग्रुप जाओगे डेंसिटी बढ़ेगी। पोलोनियम रेडियो एक्टिव उसके बारे में नहीं दिया इसने। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रुप 16 17 18 में नीचे जाने पर लगातार बढ़ता हुआ मिलेगा। पोलोनियम को भूल जाना, रेडियो एक्टिव है, बाकी सब में लगातार बढ़ रहा है, बाकी सब में लगातार बढ़ रहा है। अब इसके हाइड्राइड्स पे आते हैं। अच्छा, ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन है, एक बार इसको पढ़ लो, इसमें कुछ वही सारी चीजें मिलेगी। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकंड पीरियड इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई एन। और सेकंड पीरियड में ऑक्सीजन है तो क्या ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, यस। तो H2O में क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि फोन वाले हाइड्रोजन ही H बॉन्ड बना सकते हैं। क्या ऑक्सीजन में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, हाँ। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, जबकि ग्रुप के बाकी मेंबर 4 से ज्यादा भी बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसके हाइड्राइड्स आ गए, ये देखिए हाइड्राइड्स में अभी मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की, सॉरी डेंसिटी नहीं यार, एसिडिक कैरेक्टर वगैरह की बात करें, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट पे बात करा था। क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हो जाता है बेटा, यस। तो H2S से ज्यादा H2SE, H2SE से ज्यादा H2T और सबसे ज्यादा, और जो इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वही इनके मेल्टिंग पॉइंट का भी ऑर्डर है। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी आप देखोगे तो वाटर कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे। बाकी जो ट्रेंड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हुबहू सेम है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, क्या नीचे जाने पर शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो नीचे वाला बॉन्ड आसानी से टूटेगा और ऊपर वाला बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा। क्या नीचे वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा तो जल्दी H+ देगा, और जल्दी H+ देगा तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप देखो इसका एसिडिक नेचर कम है और इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। नेगेटिव में ये माइनस छोटा है और वो बड़ा है ना। बॉन्ड एंगल की बात करें, ड्रैगो रूल, ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा, नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल ड्रैगो रूल की वजह से कम हो रहा है। सेंट्रल एटम का EN ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा, सेंट्रल एटम का EN कम, बॉन्ड एंगल कम, ठीक। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज पे बात हुई जो हाइड्राइड्स के लिए आपको दे रखा है। सिमिलरली ग्रुप 17 पे चलते हैं।
ग्रुप 17 में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है, एटॉमिक नंबर, रेडियस, वेडियस, वो सब चीजें वही है। आते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी पे। ये एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार बढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। देखिए डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर लगातार डेंसिटी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने बोला था 16, 17, 18 में डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, एलिमेंट्स का, हाइड्राइड्स का नहीं है ना। इसके अलावा याद करो कल हम लोगों ने बीबीटी में एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन की बात करी थी, Cl2 Br2 F2I2 लोन पेयर रिपल्शन। Cl2 का बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, Br2 का कम, और फिर यहां आता है F2 और फिर कौन आता है I2, ठीक है ना। इसके अलावा आप जानते हो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन, तो ये ई नॉट की वैल्यू दे रहा है। फिर इनके हाइड्राइड्स पे आते हैं, एनॉमलस बिहेवियर पे बात करते हैं। ये वही है Cl2 Br2 F2I2 वाला जो ऑर्डर आता है ना। ये कलर्स याद होने चाहिए हेलोजन के, याद करिए हेलोजन का कलर होता था ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। F2 का कलर कैसा होता है, येलो। Cl2 का ग्रीनिश येलो। Br2 का रेड या रेड ब्राउन भी बोलते हैं, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में आपको ब्राउन कलर आता है, यहाँ रेड है तो रेड ब्राउन याद रखिए। और I2 का स्टार्च आयोडाइड टेस्ट वायलेट कलर होता है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्या ये जो ऑर्गेनिक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप लेयर टेस्ट के बारे में भी पढ़ते हो। लेयर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि मोर रिएक्टिव हेलोजन लेस रिएक्टिव हेलोजन को डिस्प्लेस करता है। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, वैसा यहां पर भी आता है कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। देखिए ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, याद करिए हम क्लास में पढ़ते हैं एक्स, एक्स डैश, एक्स डैश 3, एक्स डैश 5, एक्स डैश 7, सारे इंटर हेलोजन है। ऑक्सी एसिड पे आते हैं फिर अभी अपन। ये देखिए इनके हाइड्राइड्स का टेबल। हाइड्राइड्स के टेबल के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले याद करिए तो मैंने आपको बोलता है HF का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप में क्या हो जाता है सबसे ज्यादा, H2O की तरह है ना। ये अपने ग्रुप में कहा चला जाता है मैक्सिमम पे। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट बनाते हैं तो आखिरी के दो को घुमा देना है। तो आप देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो ये आगे चला गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये सबसे आगे नहीं गया, लास्ट के दो में घूम जाता है ऑर्डर। HF यहां आता है और HI यहां आता है। तो आपने जो इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, पहले बॉइलिंग पॉइंट बना देता हूं, HCl, HBr, HI, HF, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये लास्ट के दो घूम जाएंगे, तो इधर HF आ जाएगा और इधर HI आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा HBr और यहाँ आ जाएगा HCl। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, डाउन द ग्रुप जाएंगे, शेल नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम। जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, जो आसानी से टूटेगा नहीं, मतलब मुश्किल से टूटेगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। यहाँ पीके दे रखा है, के दिया होता तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती, इसकी वैल्यू कम होती है, पीके है तो उल्टा। तो ये आपके सामने ग्रुप 17 के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो हमने यहाँ डिस्कस करे। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 18 पे, जो एनसीईआरटी के टेबल्स हैं इसको देख लेते हैं फटाफट। एक बार हमारा टेबल से रिलेटेड जो रिवीजन है वो हो जाएगा। ग्रुप 18
ग्रुप 18 में है ना, अगेन अगर हम बात करें तो ये टेबल आ गया, वैल्यूज वगैरह हमें पता है, हमें मेनली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी को यहां अप्रोच कर लेना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, देखिए डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्या हीलियम के बारे में एक पॉइंट आपको क्लास में बताया जाता है कि जितने भी सब्सटेंस हमें पता है उसमें से हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट इज द लीस्ट अमंग्स्ट ऑल द नोन सब्सटेंसेस, ठीक है। बाकी इसमें कुछ एनोमलस बिहेवियर वाली वैसे तो कुछ अलग से बात आएगी नहीं, फिर इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस वगैरह वो सब दे रखा है। आइए, ये तो हमने एनसीईआरटी के थ्रू बात कर ली कि भैया क्या टेबल वेबल दे रखे थे। अब छोटे मोटे जो पार्ट्स हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के हाइड्राइड्स का ऑर्डर आपको ऑलरेडी बता दिया जो कि टेबल में आपको दे रखा है। एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे हमने यहाँ पर डिस्कशन करा था कि इनमें ज्यादातर जगह पर नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ेगा, तो ये आपको बता दिया। अब आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ये सब पढ़ने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आ जाता है पी ब्लॉक का, वो क्या आता है बेटा, ऑक्सी एसिड्स। तो एक बार उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। ऑक्सी एसिड्स में याद करो तो मैंने आपको बोला था HAZBOC टाइप का ये फॉर्मूला होता है, और जहां पर Z जो होता है वो कौन होता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स या हाइड्रो ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। और इसमें हम किसके ऑक्सी एसिड पढ़ते हैं, तो फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजन के। एक ट्रिक आपको बताई जाती है इसमें, हम लोग एक बात करते हैं कि 4 तरह के एसिड होते हैं, पायरो, मेटा, हाइपो और परोक्सो। पायरो बनाने का तरीका क्या होता है, 2 मोल में से 1 पानी निकाल दिया। मेटा बनाने का तरीका 1 मोल में से 1 पानी निकाल दिया। हाइपो के लिए आप ऑक्सीजन हटा देते थे, और परोक्सो में हमें क्या मिलता था, ओ का लिंकेज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज से ज्यादा होनी चाहिए। आपको बोला था कि अगर अप टू Z2O6 होता है तो ऐसे ऑक्सी एसिड जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा हो या फॉर्मूला दिख रहा हो, उसमें क्या ZZ का बॉन्ड मिलेगा, हाँ। अगर Z2O7 आ जाता है तो ZOZ का बॉन्ड मिलेगा, और बेटा अगर Z2O8 आ जाता है तो आपको ZOOZ का बॉन्ड मिलेगा, जो कि परऑक्सी लिंकेज को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला H4P2O6, बताइए इसके अंदर पीपी का बॉन्ड होगा या पीओपी बॉन्ड होगा या पीओपी बॉन्ड होगा, तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर पीपी का बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि ये 6 ऑक्सीजन तक है। तो जेड जेड का मतलब है नॉन मेटल जिसका ऑक्सी एसिड है, पीपी का बॉन्ड मिलेगा। मैं अगर लिख दूं H2S2O6, तो क्या ये भी 6 ऑक्सीजन तक की कहानी है बेटा, हाँ। तो ये जो नॉन मेटल है उसका बॉन्ड मिलेगा, नॉन मेटल का जेड जेड मतलब एस एस का बॉन्ड मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं H4P2O7, तो H को तो देखना ही नहीं आपको, आपको तो O को देखना है। क्या यहाँ ऑक्सीजन 6 है या 7 है, 7 है। 7 ऑक्सीजन आते ही क्या पीपी बॉन्ड मिलेगा या पीओपी बॉन्ड मिलेगा, पीओपी बॉन्ड मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर पहचान में आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको दिया गया H2S2O7, तो बेटा यहां पर भी 7 ऑक्सीजन है, तो SOS का बॉन्ड मिलेगा। अगर आपको बोला गया H4P2O8 या फिर आपको बोला गया H2S2O8, तो बेटा क्या यहां पर 8 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, हाँ। तो 8 ऑक्सीजन दिख रहे हैं मतलब POOP का बॉन्ड मिलेगा, और यहां पर SOOS का बॉन्ड मिलेगा, और ये परऑक्सी लिंकेजेस भी होंगे। और इसको पहचानने का एक और तरीका आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज से ज्यादा होती है इनमें। आप अगर यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो बेटा यहां पर फास्फोरस की स्टेट हम निकालेंगे तो +6 आएगा, और फास्फोरस ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 की हाईएस्ट स्टेट +5 होती है। क्या ये रेंज से ज्यादा है, हाँ। अगर रेंज से ज्यादा है तो समझ जाइए वो परऑक्सी ही होगा, अदरवाइज बन नहीं पाएगा। यहां पर आप सल्फर की स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगा, सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है, ग्रुप 16 की हाईएस्ट स्टेट +6 होती है। क्या ये रेंज से ज्यादा है, हाँ। और रेंज से ज्यादा अगर बन रहा है तो फिर परऑक्सी होगा, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। इसके अलावा याद करिए, ऑक्सी एसिड्स में हमने बेसिसिटी पे चर्चा करी हुई है, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी।
और जितनी बेसिसिटी स्ट्रक्चर में उतने ही क्या मिलेंगे, OH। लेकिन क्या बेसिसिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हुआ करते थे? हाँ। और वो एक्सेप्शंस कौन कौन से थे? H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और एक लास्ट में आता था H3BO3। ये बेसिसिटी के एक्सेप्शंस बताए जाते हैं आपको क्लास में। इसमें हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, उतने एन फैक्टर। लेकिन यहां पर ये बात लागू नहीं होती। इसका एन फैक्टर कितना है? 1। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, लेकिन यहां ये बात लागू नहीं होती, एन फैक्टर 2। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, लेकिन ये बात यहां लागू नहीं होती, एन फैक्टर 2। और ये तो वीक मोनोबेसिक एसिड होता है बेटा, तो ये इनके एन फैक्टर। इसके अलावा तो कोई भी दूसरा एसिड आ जाए, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। कुछ स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं। याद करिए, फास्फोरस के 2 पेरेंट एसिड बनते हैं, एक H3PO3 और एक H3PO4। एक होता है अस एसिड और एक होता है इक एसिड। तो ये फास्फोरस एसिड है और दूसरा वाला फास्फोरिक एसिड है। और इसका अगर आपको पायरो बनाना है तो 2 मोल पेरेंट एसिड में से एक पानी निकालोगे। तो पहले इस पे बात करें, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। ये एक्सेप्शन है, इसकी बेसिसिटी 2 है। तो स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, तो मैंने बोला था फास्फोरस के किसी भी ऑक्सी एसिड में हर फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड और एक OH तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। फास्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में एक डबल बॉन्ड और एक OH तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब बेसिसिटी 2 है तो इसका मतलब है 2 OH होने चाहिए। बेसिसिटी 3 है मतलब 3 OH होने चाहिए। तो यहां तो जैसे ही 3 OH लगाया, स्ट्रक्चर ही पूरा बन गया। यहां पर हाइड्रोजन कितने? 3 आए, 2, तो एक पीएच बॉन्ड आएगा। इसके अंदर पीएच बॉन्ड 0 और इसके अंदर पीएच बॉन्ड 1। जिसके अंदर पीएच बॉन्ड ज्यादा, उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। हम लोग एक बात लिखते थे कि रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स। तो जिसके अंदर पीएच बॉन्ड ज्यादा होते हैं, उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर इसका पायरो बनाना है, तो पायरो बनाने के लिए इसके 2 मोल लीजिए, 2 मोल H3PO4 और 2 मोल में से एक पानी निकाल दीजिए, तो बन जाता है H4P2O7। और ये क्या Z2O7 है? यस। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ZOZ। डबल बॉन्ड आएगा ही, एक OH आएगा ही। जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी। तो बेसिसिटी 4 है, 2 OH तो जोड़ दिए, 2 और बचे हुए, ये जोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर बन गया। तो इनमें आपसे पूछेगा कि भैया कितने PO बॉन्ड है, कितने PH बॉन्ड है, क्या है नहीं है, PP बॉन्ड है, POP बॉन्ड है, ये सब क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये इसके ऊपर ओवरऑल फास्फोरस पे हमने कुछ बात करी हल्की फुल्की। सल्फर पे चले तो सल्फर के भी 2 पेरेंट एसिड बनते हैं, एक तो अस एसिड और एक इक एसिड। अस एसिड बनता है H2SO3 और इक एसिड बनता है बेटा H2SO4। इसमें अगर हम बात करें तो बेटा एक और चीज मैंने बोली थी कि किसी पेरेंट एसिड के नाम के आगे आप ऑर्थो भी लगा सकते हो, जैसे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो सल्फ्यूरस, ऑर्थो सल्फ्यूरिक। लेकिन किसी पेरेंट एसिड के नाम के पहले ऑर्थो तभी लगेगा जब उसका मेटा फॉर्म बनता है। तो आप फास्फोरस के लिए ऑर्थो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक के लिए ऑर्थो फॉस्फोरिक बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कम से कम 3 हाइड्रोजन है, तो इनके मेटा बनते हैं। लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसका मेटा नहीं बनेगा। और मेटा नहीं बनेगा तो इसको सल्फ्यूरस एसिड तो बोल सकते हो, लेकिन ऑर्थो सल्फ्यूरस नहीं बोल सकते हो। इसको सल्फ्यूरिक तो बोल सकते हो, लेकिन ऑर्थो सल्फ्यूरिक नहीं बोल सकते। और याद करिए, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट एसिड जो आप और फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, कैरोज और मार्शल्स। क्या कैरोज का फॉर्मूला आपको याद है? तो यस, कैरोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2SO5। और मार्शल का H2S2O8। इसे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और इसे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हेलोजन के ऑक्सी एसिड में। याद करिए, क्या हेलोजन के 4 तरह के ऑक्सी एसिड बनते हैं बेटा? यस। पहला होता है हाइपोहेलस, फिर आता है हेलस,
फिर आता है हैलिक, और फिर आता है बेटा पर हैलिक। याद करिए हाइपोहेलस का फॉर्मूला HXO, HXO2, HXO3, HXO4। इसमें से फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, ये, बाकी फ्लोरीन का दूसरा कोई ऑक्सी एसिड नहीं बनता है। क्लोरीन जो होता है उसके सारे ऑक्सी एसिड बन जाते थे। ब्रोमीन और आयोडीन जो होते थे उसके ये एसिड बनते थे, लेकिन ये पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से नहीं बन पाते थे, और उसके अलावा उनके बाकी ऑक्सी एसिड बन जाते थे। तो ये हमने एक टेबल बनाया हुआ होता है कि भैया किसका कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा और किसका कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा। फिर हमने इनके स्ट्रक्चर्स पे बात करी, तो क्योंकि क्लोरीन के सभी ऑक्सी एसिड बनते हैं तो क्लोरीन के हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते थे। जब आप क्लोरीन के लिए बनाओगे तो HXO के बदले क्या हो जाएगा, HClO, है ना। तो HClO, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक। और स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो 7+1 8, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, sp3, 7+1 8, 8 का हाफ किया 4, 7+1 8, 8 का हाफ किया 4, 7+1 8, 8 का हाफ किया 4। तो क्लोरीन ने अपने आसपास चार जगह और चार जगह बनाई। अब ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए बेसिसिटी, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, मतलब सभी की बेसिसिटी 1 है, सब में एक एक हाइड्रोजन है, और जितनी बेसिसिटी स्ट्रक्चर में उतने OH आएंगे। OH आने के बाद यहाँ HOCl सब आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ हर जगह लोन पेयर है बेटा। यहां पर H आ गया, Cl आ गया, O दो है, एक ही O आया, मतलब एक डबल बॉन्ड और बाकी दो लोन पेयर। यहाँ दो ऑक्सीजन और बच रहे हैं तो एक ही लोन पेयर, और यहाँ 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अंदर जब हम इनके ऑक्सी एनायन बनाएंगे तो याद करो, अस एसिड का आयन आइट बनेगा, तो हाइपोक्लोरस का आयन हाइपोक्लोराइड बनेगा। H हट जाएगा और इसमें माइनस आएगा, H हट जाएगा माइनस आएगा, H हट जाएगा माइनस आएगा, H हट जाएगा माइनस। तो ये ओवरऑल पी ब्लॉक में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ऑक्सी एसिड है, और ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 में एनोमलस बिहेवियर मेन हमारा पॉइंट था, और एनोमलस बिहेवियर के मुख्य कारण मैंने आपको बता दिए। एनोमलस बिहेवियर में दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो पाई बॉन्ड को लेकर बनता है कि कौन पी पाई बॉन्ड बनाएगा, कौन डी पाई बनाएगा। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, फॉस्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में फ्लोरीन पीछे चले जाता है? हाँ। ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, उसमें एलिमेंट का भी पूछ सकता है, और हाइड्राइड्स 15, 16, 17, ये तीन चीजें हमें अच्छी तरीके से पी ब्लॉक में ऑर्डर का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं टेबल्स में से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पी ब्लॉक समाप्त करते हैं। पी ब्लॉक में ज्यादा कुछ ऐसा था भी नहीं, और आज टेस्ट भी आपका, तो उसकी तैयारी करिए आप लोग। बाकी फिर कल अपन अगला चैप्टर D&F ब्लॉक पढ़ेंगे कल, है ना।